दिल में अलग स्थान रखता है। उस जम्मू कश्मीर का 2023 में क्या होगा, आज हम इस पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हमारे हजारों जवानों ने कुर्बानी दी, हमारे तमाम नेताओं ने शहादत दी, उस जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भविष्य क्या रहने वाला है। 21 नवंबर 2018 वो तारीख थी जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसके बाद वर्तमान की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कुछ साहसिक फैसले लिए। उस साहसिक फैसले के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लंबे अरसे से की जा रही मांग को पूरा किया गया, जिसमें धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति की बात थी। एक देश में दो विधान के संदर्भ में आपत्ति के साथ पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष किया। जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार अपने नेतृत्व में भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बना पाने में सफल रहे और अमित शाह के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री का दायित्व संभाला गया, तो उसके बाद पहला लिया गया साहसिक फैसला इसी संदर्भ में था। तो 5 अगस्त 2019 को कई फैसलों के अंतर्गत न केवल धारा 370 की समाप्ति हुई, बल्कि एक राज्य के स्तर पर जम्मू कश्मीर के अस्तित्व की भी अस्थायी तौर पर समाप्ति हुई। लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर अलग, इस तरीके से दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। कहा यह गया उस समय कि समय आने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। नए सिरे से व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। उन व्यवस्थाओं के बनने के साथ राज्य के लोगों को अपनी सरकार चुनने का अवसर दिया जाएगा। लोग तब से इसके इंतजार में हैं। इसी दौरान परिसीमन आयोग का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर में नए सिरे से विधानसभा और लोकसभा की सीमाओं का निर्धारण का कार्य शुरू हुआ, जो इस साल मार्च 2022 में पूरा भी हो गया। विधानसभा के अंतर्गत तमाम सीटें बढ़ाई गई। 6 सीटें जम्मू इलाके में, 1 सीट कश्मीर इलाके में बढ़ाई गई। कुल 90 विधानसभा सीटों के साथ में अब इंतजार हो रहा है कि कब इस राज्य के निवासियों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलने जा रहा है। पर इंतजार किस बात का है, अड़चन क्या है, उलझन क्या है, इसे आज हम बूझने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में सक्रिय चारों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का मसला है, पर देश की दिलचस्पी का विषय है। देश के दिल में जम्मू कश्मीर बसता है, इसलिए इस संजीदा चर्चा के अपने प्रतिभागियों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि हमारे पूर्वजों ने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, आज की पीढ़ी को कर्तव्य के लिए संघर्ष करना है। सैमुअल स्माइल्स जो ब्रिटिश लेखक हुए, उन्होंने यह बात कही गई। तो वर्तमान पीढ़ी के संदर्भ में बड़ी उम्मीद है। क्या पीढ़ी उस उम्मीद को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील है? इस बात को अपने ध्यान में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में रजनी सेठी जी हैं, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ गुलाम नबी मोंगा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ में ताजिम डार साहब हैं, जो प्रवक्ता हैं पीडीपी के। और कुछ ही देर में हमारे साथ में रतनलाल गुप्ता भी होंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं रजनी सेठी जी से करता हूं। रजनी सेठी जी से समझना चाहूंगा, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, एक ऐसी पार्टी जो देश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्तासीन है, जम्मू कश्मीर की उम्मीदों को पूरा करने के संदर्भ में लगातार इंतजार करा रही है। किस बात का इंतजार है, ये समझना चाहते हैं हम। थोड़ा बताएंगे रजनी जी, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उसे राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में, यहां के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने देने के संदर्भ में। केंद्र सरकार की तरफ से कोई डिले नहीं हो रहा जी। जो प्रोसेस था डिलिमिटेशन कमीशन का, वो प्रोसेस अभी कंप्लीट हुआ है और उसके तहत एक लीगल वे से जो समय निर्धारित किया जाएगा इलेक्शन का, मुझे लगता है कि भाई हम भी उत्सुक है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, मगर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई डेट डिसाइड नहीं की जम्मू कश्मीर को चुनाव को लेकर। ये जो प्रक्रिया सारी रची जा रही है 2019 से लगातार 370 को खत्म करने के बाद एक जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो, और हालात सामान्य हुए भी हैं 2019 के बाद। ये एक प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन के तहत आता है, और कब इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, डेट डिक्लेयर करेगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। केंद्र सरकार भी मैं आपकी बात को समझ पाने में नाकाम हूं। 2 चीजें हैं, चुनाव आयोग चुनाव क्यों नहीं कराएगा अगर उसे हालात सामान्य नहीं लग रहे? आपसे जानना यह चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, आप दावा कर रहे हैं हालात सामान्य, क्या आपके दावे को चुनाव आयोग मान्यता नहीं देता, या वस्तुतः हालात सामान्य नहीं है इसलिए चुनाव हो नहीं पा रहे? है क्या सच?
मीडिया रिपोर्ट्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि हालात सामान्य हैं। जी। कहीं कुछ टारगेट हो रही हैं जिसको केंद्र सरकार चाहती है कि वो भी बिल्कुल स्टॉप किया जाए और दरपकड़ जो है, जो यहाँ पर कुछ छुपे हुए मिलिटेंट्स हैं या पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स हैं, उनको पकड़कर एक स्मूथ सिचुएशन की जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाए। यही मंशा लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी इसी को मद्देनजर रखकर जम्मू कश्मीर की स्थिति को देख रही है। अब इलेक्शन कमीशन कब डिसाइड करता है वो उन पर डिपेंड करता है, उसमें हमारी दखल अंदाजी किसी चीज की नहीं होती, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता, वो उनकी अपनी डेट डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन सब चीजें देख रहा होगा और आने वाले दिनों में चुनाव डिसाइड हो सकेंगे। चुनाव आयोग में किसका दखल हो सकता है, किसका दखल नहीं हो सकता है, रजनी जी, इसको लेके तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी टिप्पणियां आजकल कर रहा है। बहरहाल उन टिप्पणियों पर नहीं जाते। एक चर्चा इस बात को लेकर रहती है कि भाजपा तब तक चुनाव नहीं कराना चाहती जब तक उसे नहीं लगता है कि उसके जीतने की व्यवस्थाएं हो गई हैं। क्या भाजपा का जनता के बीच में वो साख, वो दबदबा, वो रुतबा, वो समर्थन नहीं बन पाया है जो जिस सुनिश्चित करता हो, इसलिए चुनाव टाले जा रहे हैं, या इसके इतर कोई और कारण है जिसके कारण से चुनाव हो नहीं पा रहे? थोड़ा रोशनी दीजिए ना रजनी जी। जी बिल्कुल, मैं आपको लगातार बता रही हूँ। देखिए, इसका चुनाव से लेकर केंद्र सरकार की कोई इंटरफेरेंस नहीं रहती। चुनाव जी। जीते या हारे एक प्रक्रिया है, जब चुनाव होना है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा, तो उसके बाद केंद्र सरकार भी उसको रोक नहीं सकेगी। अभी आपके सामने हिमाचल में हम लोग चुनाव हारे भी हैं, तो क्या केंद्र सरकार ने उस चुनाव को रोकने की कोशिश की? इम्पॉसिबल। अभी मुझे नहीं आपने लगता जब कि कभी राज्य भी का दर्जा ही नहीं दिया है जम्मू कश्मीर को, तो चुनाव होंगे कैसे? आप तो अभी भी इसे केंद्र शासित क्षेत्र के तौर पर बनाए हुए हैं। इसे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस बहाल होने के संदर्भ में कोई प्रक्रिया शुरू हुई हो, ये जानकारी में नहीं आया। थोड़ा इसमें आप बताएं, फिर मैं ताजिम डार साहब के पास चलना चाहूंगा कि वो इन हालात को लेकर क्या सोचते हैं। जी रजनी जी। गृह मंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में हमें लगेगा कि ऐसे हालात सामान्य, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ जो सिचुएशन बनाई हुई है काफी सालों से, उनको ठीक करने की जरूरत है और केंद्र सरकार उसको कर भी रही है। दरपकड़ हो रही है, किस तरीके से एनआईए रेड्स कर रही है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वॉल्वमेंट उसमें पाई जा रही है। और आप देखेंगे कि केंद्र सरकार की मंशा यही है कि जम्मू कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद सारी वो अपनी जो है प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर सके। चुनाव रजनी जब सेठी जी अपने दावे से ही अचानक बदल गई। पहले उनका कहना था कि हमारा कोई रोल ही नहीं है, चुनाव आयोग को तय करना है, जब चाहे चुनाव करा ले। और अभी उन्होंने कहा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री कह चुके हैं कि अभी वहां के हालात पहले ठीक होने दीजिए। बहरहाल मैं ताजिम डार साहब के पास चलता हूं और डार साहब आपसे समझना चाहता हूं, क्या कुछ आप लोग ऐसा कर रहे हैं जिसके चलते चुनाव नहीं हो पा रहे? क्यों राज्य में इतनी अराजकता का वातावरण आपने बनाया हुआ है जिसके चलते केंद्र सरकार का भरोसा नहीं बन रहा कि लोगों को पास यह अधिकार पहुंचाया जाए कि वो अपने भविष्य के संदर्भ में फैसला ले पाए? कुछ रोशनी दीजिए ताजिम डॉक्टर साहब। रजनी सिटी जी बता रही है कुछ पार्टियां हैं जो गड़बड़ कर रही हैं, एनआईए की रिपोर्ट ऐसी आ रही है। कुछ पार्टियों में आप सबसे पहले संदेह के दायरे में आते हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, जैसी चर्चाओं में रहता है वो बात आपसे कही। क्या कहेंगे ताजिम डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो हैं वो खुद ही कंफ्यूज नजर आती है सारे इस सिस्टम में। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो आपने शुरू में जिस तरीके से आपने समा बांधा और बात की, जी। उसमें आपने कहा कि बहुत से साहसिक फैसले लिए गए। जी। मैं उन फैसलों को साहसिक फैसला नहीं कहता हूं। जी। मैं ये कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम को बिना पूछे हुए उनके हकूक जो हिंदुस्तान के कानून ने हमें दिए थे, हिंदुस्तान के आईन ने हमें दिए थे, जी। वो हमसे बिना पूछे हमें कैद में डालकर पूरे जम्मू कश्मीर को बंद करके हमसे छीन लिए गए। जी। अगर उसको छीनने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की राय दी गई होती तो मैं उनको मानता कि डेमोक्रेसी में वो साहसिक फैसले होते हैं जहां पे लोगों की राय जो है वो अहमियत रखती हो। लेकिन अफसोस ये था कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े किए गए, यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख को अलग बनाया गया, जम्मू कश्मीर को अलग बनाया गया, उसका दर्जा घटा दिया गया, जम्मू के लोगों को ये महसूस करवाया गया कि आप लोगों का कोई अस्तित्व जो है वो हमारी नजरों में नहीं है, और आज भी वही सूरत हाल पैदा है। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करने में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है और आगे भी देते रहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जम्मू कश्मीर वो बदकिस्मत रियासत थी, जिसको रियासत थी, जो आज बदकिस्मती से यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जी। कि जिसका एक बहुत बड़ा रोल था। आने वाले टाइम पे लोगों ने हमारे जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ रही हो, उन्होंने यहाँ के हालात को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और 2019 के फैसले के बाद ये खुद एक नया एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि नया जम्मू कश्मीर हम बना रहे हैं, नए की तरफ लौट रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमेशा से 1947 से के बाद से ही एक
इसको खड़ा करने में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने, यहाँ के लीडर्स ने बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर दिया साहब, है। मैं रोकना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ में। क्या किया यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने? ये लाखों कश्मीरी पंडित पूरे देश में मारे मारे फिर रहे हैं, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी क्या कर पाई? 1989 से लेकर खूनी इतिहास के अलावा है क्या जम्मू कश्मीर में? कितने खून कितने खून कितने खून गिनने के लिए हमारे पास में अक्षर कम पड़ गए। इस प्रकार के हालात देखने को मिले। आप इसे सिरे से खारिज कर दे रहे हो, बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ की पार्टियों ने कितना कुछ किया। इन पार्टियों के रहते हुए कितना कुछ हुआ, इसके संदर्भ में कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन सी नहीं, ये देखिए, ये चीजें आप एक तरफा चला के आप मत कहिए। जम्मू कश्मीर के हालात 1989 के बाद जो खराब हुए, जी उस पे तमाम लोग मुतासर हुए। जी उसमें हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी मुतासर हुए, मुसलमान भी मुतासर हुए, सिख भी मुतासर हुए, तमाम लोग मुतासर, उस मिलिटेंसी से, उस आतंकवाद से तमाम लोग जो थे वो मुतासर हुए। जी लेकिन ऐसी सिचुएशन 1989 के बाद पैदा क्यों हुई, ये एक चर्चा का विषय है जो इस वक्त उस चर्चा में जाया नहीं जा सकता है। जी लेकिन आप ये कहें कि नहीं, कश्मीर जो था वो हिंदुस्तान का ताज बनाने के लिए 47 से लेकर 1989 तक जब हालात ठीक रहे तब तक क्या कोशिशें नहीं की गई हैं? अगर आप ये सिरे से नकार दें, आप उन तमाम लोगों की, तमाम लीडर्स की क्रेडिबिलिटी ही आप खत्म कर देंगे। आप कहेंगे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने कोई रोल प्ले नहीं किया है, आप कहेंगे बाकी जो लोग रहे यहाँ रियासतों में जिन लोगों ने, उन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया। ऐसा बिल्कुल गलत है। और जम्मू कश्मीर एक हिंदुस्तान का ताज माना जाता था, वो ताज है भी, और जी उस ताज को खराब किया गया है 2019 के बाद। उस ताज में कहीं ना कहीं उसके जो जवाहरात थे उनको तबाह करने की कोशिश की गई है। लेकिन हम इस बात पे पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हम जम्मू कश्मीर की खोई हुई उस शान को, हिंदुस्तान के उस मुकुट को दोबारा से बनाएंगे, जो एक खूबसूरत हिंदुस्तान, जो पूरे हिंदुस्तान में जो नहीं पूरे भारत में जिसका एक डंका बजे, उसकी तरफ हम कोशिशें करेंगे। हम पार्टी पॉलिटिक्स की एक अलग चीज है, जी लेकिन जिस तरह से यहाँ के लोगों को एक बिल्कुल ही आप डिमोरलाइज करके रख दिया गया है, यहाँ पे आप हर एक को इरेलीवेंट कर देना चाहते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कह देना चाहते हैं कि वही गलत है, सिर्फ एक ही पार्टी ठीक है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। डेमोक्रेसी में, देश को बनाने तो में हर डॉक्टर साहब, एक का मैं गुलाम नबी मोगा साहब के पास जाऊं उससे पहले थोड़ा सा 2019 से लेकर 2022 तक की कहानी पर कोई दृष्टि दीजिए ना। क्या इन 4 साल में, 3.5 साल में हालात बेहतर हुए हैं? क्या ऐसे हालात बन गए जिसके तहत राज्य में चुनाव कराया जाए? क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा दे दिया जाए? या हालात खराब है, अभी संभव नहीं है चुनाव, अभी संभव नहीं है राज्य का दर्जा देना? कहां खड़ी है कश्मीर की आवाम, थोड़ा बताइए ना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर को उसका दर्जा वापस देना चाहिए। इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए, और जहां तक भी हो सके और जल्द से जल्द। बाकी हमारी एक डेमोक्रेटिक फाइट है, जो हमारे खोए हुए जो हमारे राइट्स हैं उनको हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से, जो हमें हिंदुस्तान का आईन इजाजत देता है, उसके तहत हम अपने खोए हुए हकूक को वापस लाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बाकी रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए, जल्द करवाया जाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि चुनाव जल्द कराए जाने चाहिए, लेकिन उलझन है, चुनाव तो तब होंगे जब हालात बेहतर हुए हों। अगर हालात बेहतर है तो पार्टियां माने कि हाँ हालात बेहतर है, हालात बदतर भी बताए और चुनाव भी करवाया जाए, दोनों चीजें कैसे संभव है? क्या ये पार्टियां खुद में उलझन पैदा नहीं कर रही है? ये सवाल उठ रहा है। तो गुलाम नबी मोगा साहब, आप ही बताएं, हालात बेहतर हो गए क्या 2019 के मुकाबले 2022 में, कि 2023 में हम उम्मीद करें कि चुनाव हो जाएंगे, या हालात बदतर हैं? और अगर आपने कहा बदतर है तो फिर जाकर रजनी सेठी जी कहेंगे बदतर है, कैसे चुनाव हो जाएंगे? क्या कहते हैं मोगा साहब? नहीं, जैसे आपने अभी सुना, जो इनके जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, जी ये तो खुद भी कंफ्यूज्ड है, और इनका जो जो गवर्नमेंट है वो भी कंफ्यूज्ड है। जी कभी कहते हैं जी यहाँ हालात ठीक है, कभी कहते हैं हालात ठीक नहीं है। जी ये स्पष्ट कर ले, अगर हालात ठीक हैं, जी या 3 टायर का यहाँ इलेक्शन हुआ, जी लास्ट ईयर डीडीसी का इलेक्शन हुआ, तब हालात ठीक थे। जी अब ये कहते हैं कभी हालात ठीक नहीं है, कभी हालात ठीक है। तो ये क्लियर कर ले, अगर हालात ठीक हैं जम्मू कश्मीर में तो ठीक है, इलेक्शन कर लीजिए, या ये कह दीजिए हालात ठीक नहीं है। बाकी रहा सवाल इलेक्शन कमीशन का, ये क्या इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं? अभी मैं उसमें जाना नहीं चाहता कि ये इलेक्शन कमीशन जो है, अभी जो इलेक्शन हुए
उन्होंने तो बाकायदा तौर पर इन अकॉर्डिंग्स टू दी मिनिस्ट्री क्लियर करती है तो फिर चलता है। गवर्नमेंट भी अपने पास है, इलेक्शन कमीशन भी अपने पास है, इनको स्पेस करना चाहिए। और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिप्राइव किया गया है। ये मुझे बताइए, ये कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड हो गया था 370? जी ये तो ऊपर से तो आया नहीं था, जी ऊपर से तो नहीं आया था, दाएं से तो नहीं आया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल बना था जी। तो इसको अनडेमोक्रेटिकली, इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको हटा दिया गया, जी जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर मोगा रही साहब, आप तो केवल मुद्दे की बात ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में अभी जो चल रहा है वो ठीक है, ये यहाँ पर चुनाव कराए जाने चाहिए और यहाँ की विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य के संदर्भ में फैसले लिए जाने चाहिए। कहाँ खड़े हैं आप? देखिए, ये हमारा मुल्क जो है, जी हम वसूख से कह सकते हैं दुनिया भर में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। जी ये एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और बदकिस्मती से इस वक्त अगर देखा जाए, अभी हम 4-5 साल से यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जिसका वादा इन्होंने पार्लियामेंट में किया था ऑनरेबल होम कि हम आपको राज्य का दर्जा वापस करेंगे, जी नहीं किया। इलेक्शन आज तक नहीं हो गए। अगर आप यहाँ के हालात आज देख लेंगे जम्मू कश्मीर के, जी मैं कल ही जम्मू से वापस आया 8-10 दिन के बाद, जी आप जम्मू की हालत देख लीजिए। आज सुबह किसी चैनल ने दिखाया वहाँ क्या हाल है, उस जिसको आप कहते हैं जम्मू कश्मीर इज प्रोग्रेसिंग है क्या? है क्या? आप ग्राउंड पे देख लीजिए। तो कभी ये कहते मोगा हैं साहब लगातार कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है, पर दोनों प्रवक्ता रजनी सेठी जी के संदर्भ में दावा कर रहे थे कि भाजपा प्रवक्ता रजनी सेठी जी को यह बात पता, तो एक बार उनका हस्तक्षेप लेते हैं और उसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी टिप्पणी लेते हैं। जी रजनी जी, क्या ऐसा कह दिया दोनों प्रवक्ताओं ने जिसमें आपको लगा कि असहमति व्यक्त करना बड़ा जरूरी है? जी बिल्कुल, ये कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को भी और ये खुद मुझे कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ। जी ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 2019 के बाद से जी यहाँ हालात ऐसे हो गए, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीन लिए गए। मुझे एक बार बताइए, क्या कश्मीर में कोई एक भी प्रोटेस्ट हुआ? लोगों ने कहा कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है 370 को खत्म करके, पहली जी। बात। दूसरी बात, लोगों की काफी समय से डिमांड थी यहाँ 370 खत्म होना चाहिए, 35 खत्म होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जो केंद्र सरकार ने करके दिखाई है। ये बेवकूफ बना रहे हैं क्योंकि इन्हीं चीजों पर ही अपनी राजनीति सेकते रहे हैं कश्मीर में और कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आज की डेट में कश्मीर हमारे साथ चल रहा है, कश्मीर के लोग खुश हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता से पूछिए कि मोदी जी ने उनके लिए क्या किया। मोदी जी ने सिर्फ हिंदुओं के लिए काम नहीं किया, मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए भी काम किया। ट्रिपल तलाक का जो इशू है वो कश्मीर में मुस्लिम बहनों के लिए लाया गया, तो ये उस चीज की बात नहीं कर रहे। 15 अरे ये तो किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे रजनी जी, पर मौका तो आप दे रही हैं। 3.5 साल होने के लिए आ गए, राज्य में विधानसभा खत्म हुए 4 साल होने के लिए आ गए। आप अब आतंक से मुक्त प्रदेश हो जाएगा ये दावा कर रहे थे, 3.5 साल बाद भी आप कहने की स्थिति में नहीं है कि हम चुनाव करा रहे हैं, तो इसके बाद में कैसे आप गलत ठहराएंगे डार साहब को या मोगा साहब को? सवाल तो आपकी ओर ही उठेंगे ना कि 3.5 साल बाद भी आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका अपना विधायक चुनने के अधिकार से रोका हुआ है। इसके लिए कोई ग्लानि नहीं है आपको? इसके लिए कोई अपराध बोध नहीं है? इसके लिए कोई क्षमा याचना का भाव नहीं है? क्या आप ये वादा कर रही है इसी में कि कम से कम 2023 में यह राज्य के तौर पर अपना दर्जा हासिल करेगा और इस राज्य के लोगों को अपना विधायक, अपनी विधानसभा मिल जाएगी? ये जानना चाहते हैं हम। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि चुनाव नहीं होना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। आपके सामने ये भाई बोल रहे थे कि पंचायती चुनाव करवाए गए, क्या उसमें डिलिमिटेशन कमीशन का कोई प्रोसेस था? जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद जो एक प्रक्रिया होगी उसके तहत चुनाव करवाए जाएंगे। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया मार्च 2022 में पूरी हो चुकी है रजनी जी। नए सिरे से विधानसभाओं का परिसीमन, नए सिरे से लोकसभा का परिसीमन हो चुका है। उस काम को हुए 9 महीने होने के लिए आ गए, तो इसके बाद तो आप पे सवाल किया ही जाएगा। और अभी तो आप स्वयं गृह मंत्री के हवाले से बता रहे थे जब हालात सामान्य होंगे तो चुनाव कराए जाएंगे, ऐसा गृह मंत्री ने बोला है। फिर आप चुनाव आयोग पे चले जाते हैं। तो चुनाव आयोग को देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल
ये आग्रह करते हुए कभी दिखा नहीं है हमें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाने चाहिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हम कोई इंतजार नहीं कर रहे, हम तैयार हैं। जब भी चुनाव डिसाइड होंगे हम लोग तैयार बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, यहाँ पर अपने विधायक चुने जाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो और कहीं रजनी सेठी जी आप बोल रहे हैं हम भी इंतजार कर रहे हैं। कमाल है, जम्मू कश्मीर की भाजपा की इकाई चुनाव का इंतजार कर रही है और देश में बैठी हुई सरकार इस इंतजार पर कोई फैसला ही नहीं ले रही है। कमाल की बात है। बहरहाल मुझे जाना प्रेम कुमार जी के पास है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बड़ा सही कहा जी। सोच यही है कि अगर मरकजी हुकूमत रियासत के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उनसे अगर पूछ के कोई बात करती तो इनको किसी चीज का इल्म होता जी। वो किसी भी चीज के लिए इनको किसी चीज का इल्म नहीं है। वहां से डायरेक्शन सिर्फ आती है और इनके ऊपर थोप दी जाती है और ये अपने मजबूरी होकर इनको नतमस्तक होना पड़ता है उनके आगे। ये इलेक्शन करवाएं, इन्होंने जो भी कुछ किया है वो उसका सामने आ जाएगा, किया धरा इनका सामने आ जाएगा। एक बार इलेक्शन हो जाए, रियासत जम्मू कश्मीर अपना फैसला इनको डंके की चोट पर सुना देगी कि क्या होने वाला है। तो डॉक्टर साहब टिप्पणी कर रहे हैं कि दिक्कत ही इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा जाता, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछा जाता, और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उससे भी कुछ पूछा नहीं जाता। इसलिए फैसले यहां के अनुसार नहीं हो रहे हैं, केवल बताया जाता है ये करना है, इसलिए दिक्कत है। बहरहाल मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, बात पूरी इसी संदर्भ में हो रही है कि 2019 में वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ, राज्य का दर्जा छीना गया और यह कहा गया कि हालात सामान्य होने के बाद में राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा और राज्य के लोगों को उनकी अपनी विधानसभा, अपने विधायक भी मिलेंगे। 3.5 साल होने को है, नया साल आ रहा है, किस उम्मीद के साथ रहे इस पर बात चल रही है। कहां रुकावट है, कहां अड़चन है? अगर आतंक खत्म हो गया, धारा 370 के प्रावधान ही समस्या थे, तो 3.5 साल हो गए, इसके बाद भी राज्य का दर्जा नहीं, अपनी विधानसभा नहीं, अपने विधायक नहीं, कहां खड़े हैं जम्मू कश्मीर के लोग? जी, मूल बात यह है हिमांशु जी कि चुनाव में किसकी हिस्सेदारी होती जी। कौन लोग चुनाव में शामिल होते हैं? जनता शामिल होती है और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो जनता चुनाव के लिए पहले से भी तैयार थी। उनके पास तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी जी। उससे उनको अलग किया गया। पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, सरकार से समर्थन वापसी हुई, वो सब इतिहास है अपने पास। और उसके बाद एक वक्त आया जब ये लागू किया गया, 370 हटाया गया, 35 से लाया गया और उसके बाद जो दावे किए गए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि शांति बहाल हो जाएगी, कश्मीरी पंडित बस जाएंगे और देश के सारे लोग वहां जाकर जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, तमाम तरह के दावे जो किए गए, कश्मीर स्वर्ग बन जाएगा। तो जब तक उन वादों के साथ उन वादों को पूरा होते हुए देख नहीं लेती है जनता, सरकार सरकार को ये भरोसा नहीं होता है कि इन वादों के बगैर हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है, जनता क्या सलूक करने वाली है, तब तक चुनाव कैसे होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का यकीन है कि वो उन्होंने जो बातें कही थी वो वहां लागू हो गई है? प्रेम कुमार साहब, जब आप जुड़े नहीं थे उस समय पे मैंने एक टिप्पणी की थी कि 2019 में वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा एक साहसिक फैसला लिया गया धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के तौर पर। डॉक्टर साहब मेरे इस कथन पर आपत्ति जता रहे थे, पर शायद आप इत्तेफाक रखेंगे कि देश में एक वातावरण बनाने में भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ कामयाब रहा कि कश्मीर में जो कुछ भी दिक्कत है, जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी उलझन है, वो धारा 370 के तहत ही है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे कि साथ में भाजपा और जनसंघ ने लंबा, और इसीलिए जब धारा 370 के संदर्भ में संसद में अमित शाह के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो देश में एक स्वर से उसके समर्थन का वातावरण भी देखने को मिला। आपसे जानना यह चाहता हूं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है भाजपा का यह दावा शिथिल नहीं पड़ रहा है कि धारा 370 समस्या थी। अगर धारा 370 की समाप्ति के 3.5 साल बाद भी राज्य इस लायक नहीं हुआ कि वहां आम चुनाव कराए जा सके तो ये अपने आप में इस दावे पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? इसको लेकर आपकी टिप्पणी। जी,
बिल्कुल, लगभग मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा था कि इतने समय बाद भी स्थितियां नहीं बदली। जो जो वादे किए गए थे कि वहां सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कश्मीर स्वर्ग बन जाएगा, वह वहां कश्मीरी पंडित बस जाएंगे, ये सारी चीजें ठीक नहीं। और आप जो बात कह रहे हैं कि पूरे देश को इस विषय पर लगभग एकमत कर लिया गया, ये बात गैर कश्मीरी क्षेत्र के लिए तो सही है। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके शेष जो भारत है वहां तो एक मत बना लिया गया, चूंकि इसी को हम किसी तरह से बहुसंख्यकवाद भी बोलते हैं, जी। तो वो तो हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जहां के लिए परिवर्तन किए जा रहे, जहां पर कि इन धारा 370 को हटाने के लिए भी जो प्रावधान थे कि वहां की विधानसभा से पूछा जाना और तकनीकी तौर पर चूंकि राज्यपाल की मौजूदगी में और वो सब रास्ते निकाले गए, कोर्ट इसका फैसला करेगा। लेकिन वहां की जनता को अगर विश्वास में नहीं लिया गया तो फिर सवाल तो उठेंगे। वहां की जनता क्या सवाल भी नहीं उठाएगी? वो सवाल उठा रहे हैं वहां के प्रतिनिधि, चाहे कोई अरे भी प्रेम कुमार जी, एक सवाल और करता हूं आपसे, फिर जाकर रजनी जी के पास वापस चलूंगा। क्या कश्मीर के हालात वाकई ऐसे नहीं है कि वहां चुनाव कराया जा सके, राज्य का दर्जा वापस दिलाया जा सके, या भारतीय जनता पार्टी को अभी ये भरोसा नहीं है कि अगर आम चुनाव होंगे तो वहां का बहुमत भाजपा के साथ होगा? जब तक ये भरोसा भाजपा को नहीं होता है कि उसे बहुमत विधानसभा में मिल जाएगा, तब तक चुनाव के लिए वातावरण अनुकूल नहीं माना जाएगा। क्या कहते हैं इसके संदर्भ में? जी प्रेम जी। जी, सवाल मुझसे है। जी मैं आपका जो प्रश्न है वो इस मायने में सही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने का पूरा कैलकुलेशन देख लेने के बाद ही निर्णय लेने के लिए ये माना जाता है कि वो तभी निर्णय लेती है। तो वहां कई कोशिशें भी हुई, जैसे गुलाम नबी आजाद जी जैसे व्यक्ति कांग्रेस से अलग हुए, वहां एक अलग पार्टी के रूप में खड़ी हुई, उनको नए दोस्त भी तलाशने की उन्होंने कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन अब तक वाकई उस स्थिति में पार्टी बीजेपी नहीं पहुंची है कि वो सत्ता का कोई समीकरण साध सके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको कि चुनाव कराने और नहीं कराने में ये फैक्टर अहम रहेगा। जिस दिन बीजेपी को यकीन हो जाएगा कि वहां की सियासत में वो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, जिस दिन उनको कोई पीडीपी जैसा साथी मिल जाए, कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ वो सरकार बना सकती है, हालांकि अभी के माहौल में मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना गुस्सा है वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए, दूसरे किसी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं होगी कि उनके साथ मिलकर वो चुनाव लड़े। तो तो प्रेम ये कुमार जी कमोबेश इस बात के साथ खड़े हैं, तो मैं रजनी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आपको कहीं कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात को लेकर कि देखिए देश के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कितनी मेहनत से इतना बड़ा कदम उठाया धारा 370 की समाप्ति को लेकर, पूरे देश में वातावरण बनाया, न जाने कितने प्रदर्शन, धरना, जेल भरो आंदोलन किए, तब जाके वो दिन आया। पर इन 3.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने कोई मेहनत नहीं की, इतनी मेहनत नहीं की जिससे राष्ट्रीय नेतृत्व को अर्थात नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा को यह भरोसा हो पाए कि अब अगर चुनाव होंगे तो भाजपा की प्रदेश इकाई जीत पाने में कामयाब रहेगी। क्या आपको नहीं लगता है आज पूरे देश में सवाल आप लोगों के कारण उठ रहे हैं भाजपा पर? आपकी प्रदेश इकाई की नाकामी के चलते देश के शीर्ष नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के सवालों के घेरे में रखा जा रहा है। अपनी इस विफलता को लेकर रजनी सेठी जी कुछ कहेंगे आप? देखिए, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि पार्टी की विफलता के कारण ये चुनाव नहीं हो रहे। इसमें पार्टी लगातार काम कर रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो लगातार प्रवास कर रहे हैं, लोगों के बीच है, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप कि भाई केंद्र नेतृत्व कभी डिसीजन नहीं ले पा रहा क्योंकि हमारी प्रदेश इकाई ने काम अच्छा नहीं। रजनी जी, आप तय कर लीजिए कि गलत कौन है। आप बता रहे कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत अच्छे हैं और सत्य यह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे, तो चुनाव न होने के लिए जिम्मेदार कौन है? चुनाव न होने के लिए केंद्र सरकार का नजरिया जिम्मेदार है, चुनाव न होने के लिए देश का चुनाव आयोग जिम्मेदार है, या चुनाव न होने के लिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का यह भरोसा न दिला पाना जिम्मेदार है कि चुनाव होने पर बहुमत भाजपा को मिल जाएगा? आप ही बता दीजिए तीनों में से कौन जिम्मेदार है? हमारी बात सारी गलत, आप सही, आप ही बताइए कौन जिम्मेदार? दीजिए ना भाई साहब। जी अब 1 मिनट आप रुक जाए तो मैं अपना जवाब दे दूं। जी ठीक है, प्रदेश इकाई अपना काम कर रही है, केंद्र नेतृत्व अपना काम कर रहा है। आपके सामने इलेक्शन कमीशन का जो डेट डिसाइड होनी है वो उन्होंने डिसाइड करनी है। मैं फिर वही बात कर रही हूँ कि हम तैयार हैं चुनाव के लिए। जी। जब भी इलेक्शन कमीशन डेट डिसाइड करता है हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारे विधायक काम करने के लिए तैयार हैं और हम लगातार इतने सालों से कोई सरकार बनाने के लिए काम नहीं कर रहे थे जम्मू कश्मीर में।
जी। हम जम्मू कश्मीर में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए काम कर रहे थे। ये आप पूरी टिप्पणी कर रहे हैं कि प्रदेश इकाई हमारी नाकाम है, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि प्रदेश इकाई केंद्र के नेतृत्व के अकॉर्डिंग बनती है। केंद्र सरकार डिसाइड करती है, जो हमारे केंद्र में नेता बैठे हैं वो प्रदेश की इकाई को गठित करते तो हैं। रजनी सेठी जी, आपने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि चुनाव आयोग को तय करना है कि चुनाव कब हो। तो क्या एक जिम्मेदार पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते आपकी चुनाव आयोग से कोई नाराजगी नहीं है कि राज्य में इतने बेहतर हालात बनाए जा चुके हैं, राज्य में सब कुछ ठीक ठाक है, राज्य के लोगों का हक बनता है कि उन्हें अपने विधायक चुनने का मौका दिया जाए, और ये चुनाव आयोग है क्यों नहीं कर रहा? आप तमाम मौकों पर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, शिकायत करते हैं। क्या इस मसले पर चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई को कोई नाराजगी है कि हमारे प्रदेश में वो चुनाव की डेट क्यों नहीं घोषित कर रहा? सीधा सवाल। आपने कहा ना चुनाव आयोग जिम्मेदार है, आप मानती है ठीक काम नहीं कर रहा? देखिए, मैंने ऐसा नहीं बोला कि ठीक काम नहीं कर रहा, मैंने कहा चुनाव आयोग डिसाइड करेगा कि डेट जब डिक्लेयर होगी जम्मू कश्मीर में तो वो उनके अकॉर्डिंग होगी। हम लोग लगातार, हमारे अध्यक्ष जी भी, प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए। हमारी प्रदेश की इकाई लगातार बात कर रही है कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव होने अनिवार्य है और चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। हमारे गृह मंत्री तक बोल रहे हैं कि भाई यहाँ चुनाव जल्द से जल्द होंगे, यहाँ प्रदेश का दर्जा उनको दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो डिले हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये चुनाव आयोग की तरफ से डिले हो रहा है, बाकी हमारी प्रदेश इकाई की तरफ से है। अच्छा ये बताइए रजनी जी, थोड़ा मेरी जानकारी कम है, ये राज्य का दर्जा किसे देना है? ये काम भी चुनाव आयोग को करना है या ये काम केंद्र सरकार को करना है? थोड़ा इस पे भी पता चल जाए, क्योंकि आपने बाकी के लिए तो चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया। ये राज्य के दर्जे के संदर्भ में हम किससे उम्मीद करें? गृह मंत्री जी ने लगातार अपनी भाषण में ये बोला है कि हमारे यहाँ से राज्य का दर्जा दिया जाएगा जब ऐसे हालात दिखेंगे। अभी मुझे लगता है कि भाई, मैंने आपसे बात की कि भाई जो कुछ छोटे टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो यहाँ पर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश शो की जा रही है, ताकि एक माहौल दिखाया जाए कि मोदी जी के बाद यहाँ हालात नहीं सुधरे हैं, तो ये रोकने के लिए हम लगातार प्रयास कर आप रहे हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं वापस ताजिम डार साहब के पास आना चाहता हूँ। और डार साहब, आपको नहीं लगता है कि आप लोग ही जिम्मेदार है चुनाव ना होने के देने के लिए, राज्य का दर्जा ना मिलने के लिए? अब आपकी नेता है महबूबा मुफ्ती, जब देखो तब ऐसा बयान देती है जो केंद्र सरकार को अंदर तक चुभ जाए। क्या आप नहीं मानते हैं कि आपके नेता के तेवर हालात को सामान्य नहीं होने देते? आप इस फैसले के अभी भी खिलाफ रहते हैं, धारा 370 के प्रावधान ठीक नहीं हुआ हटा के, ये काम ठीक नहीं हुआ, वो काम ठीक नहीं हुआ। जब तक आप बोलते रहेंगे ठीक नहीं हुआ, तब तक केंद्र सरकार क्यों मानेगी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो गया? क्या आप नहीं मानते कि आप ही सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं चुनाव ना होने देने के लिए? डॉक्टर साहब से कहूंगा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जी, एक स्टेट्समैन की जरूरत है, पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्टेट्समैन जो है वो आने वाली जनरेशन के बारे में सोचता है और पॉलिटिशियन आने वाले इलेक्शन के बारे में। और जम्मू कश्मीर के लोग आज अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे स्टेट्समैन को मिस कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर को एक सही मायनों में, जो उनकी लोगों की नब्ज जो थी वो उनको समझते थे। आज जो है वो पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, वो पॉलिसी लोगों के जहनों और दिलों के बिल्कुल विपरीत है। जी, देखिए, आपको अल्टीमेटली हार्ट्स एंड माइंड्स लोगों के जीतने हैं। जो उस वक्त कोशिशें की गई थी वाजपेयी जी के दौर में, मुफ्ती साहब ने मिलकर लोगों के साथ एक सहमति बना के लोगों के जहन चेंज हुए। उस वक्त जो हमारे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ रास्ते खोले गए, आना जाना शुरू हुआ, हालात सामान्य होने शुरू हुए। कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को अफसोस ये रहा कि अब लेबोरेटरी के तौर पर एक रखा गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सांस लेने का मौका दिया जाए, उन्हें कहा जाए हालात भी सामान्य हो जाएंगे, हर चीज सामान्य हो जाएगी। लेकिन आप जम्मू कश्मीर के लोगों पे भरोसा करके, जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, जिन लोग आज आप की एक पॉलिसी ये है कि आप तमाम जितनी भी लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर की हो या रेस्ट ऑफ इंडिया की हो, आप तमाम को इररिलेवेंट कर देना चाहते हैं। देख, कोई इररिलेवेंट नहीं होता है। देश को खड़ा करने के लिए हर उस जमात का योगदान है जो छोटी से छोटी पार्टी रही हो, छोटे से छोटा लीडर रहा हो या बड़े से बड़ा लीडर रहा हो। हमारा अफसोस ये है कि हम ये कहते हैं कि आज की जो एक सोच है, ये कहा जाता है कि देश बना ही 2014 के बाद है, 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ हुआ ही नहीं। हर जो चीज पैदा हुई, इससे पहले तो हम लोग जंगल में रहा करते थे, जंगलों में बोला करते थे। आज ये जो भी चेंजिंग हुई है वो 2014 के बाद हुई है। आज हम अपने अटल नेहरू जी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आज हम कटघरे में खड़ा करते हैं। आज हम हर उस शख्स को कटघरे में खड़ा करते हैं जिसने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो। ये एक पॉलिसी गलत है। हमें तमाम लोगों के योगदान को समझना होगा। और जहां तक महबूबा जी की बात है, महबूबा जी बात जो करती हैं वो दिल से सच्ची बात और सही बात करती हैं, इसीलिए शायद उनकी बात जो है किसी को कड़वी लगती होगी।
जो हकूक हैं। देखिए अल्टीमेटली डेमोक्रेसी जो है, हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं। जम्मू कश्मीर एक छोटी डेमोक्रेसी नहीं है और हमें उस डेमोक्रेसी के ऊपर फख्र है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है पूरी दुनिया में मानी हुई डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपको लोगों के डेमोक्रेसी में जब भी कोई लोगों के लिए फैसला करना है तो वो लोगों से पूछ के एक किया बात जाना रहे चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कौन सी डेमोक्रेसी है जिसके अंदर का आपकी नेता महबूबा मुफ्ती देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के स्थान पर पाकिस्तान से बात करने की हिमायत करती रहती हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि उनके ये बयान पूरे देश में आपकी पार्टी के संदर्भ में एक नकारात्मक वातावरण बनाते हैं? आपका पाकिस्तान के प्रति ये आकर्षण अपने आप में आपकी मंशा, आपकी नीयत को संदेह के दायरे में लाता है? इसके संदर्भ में कुछ स्पष्टता रखेंगे आप? नहीं डॉक्टर साहब, देखें जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है वो कि पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। जब आरएसएस कहती है हमारा छोटा भाई है, तो आप हमें कहते हैं कि आप उनसे बात करने के लिए बोलते हैं, आप उनकी बात के ऊपर ये बात नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। जब आपका पड़ोसी साथ है तो आप क्या पड़ोसी के साथ ऐसी कोशिश, क्योंकि हम तो डायरेक्ट उसके इफेक्ट में है ना। अगर कोई हालात खराब होंगे जम्मू कश्मीर अरे के लोग, पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर पड़ोसी हमारे घर में लगातार अंधेरगर्दी मचाए हुए है, तो भी आप बात करोगे कि उससे बात करो, बात करेंगे उसे ठीक करे। तो इसके संदर्भ में एक विरोधाभास है आपकी नेता के संदर्भ में और देश के बाकी मानस के संदर्भ में। क्या डॉक्टर साहब इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि पूरे देश से एक अलग सोच के साथ में महबूबा मुफ्ती अपनी बात रखती हैं, इसीलिए उनकी इस देश के प्रति निष्ठा के संदर्भ में संदेह पैदा हो जाता है? सुनना कड़वा लग सकता है, पर एक वातावरण बनता है। इसके संदर्भ में कुछ स्पष्टता दीजिए ना। अगर आप पाकिस्तान चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। निकलिए, घर में घुस के उनको ठीक कीजिए। हमने कब कहा मत कीजिए, हालात सुधारिए। अगर हालात आपके उनके घर में घुस के पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा के खत्म करने से हालात ठीक होते हैं, करिए। किसने रोका है आपको? हालात तो ठीक करिए तो ना। ताजिम डार साहब का सीधे तौर पे कहना है कि पाकिस्तान को गुनहगार बताने भर से क्या होगा? अगर आप मानते हैं वो गुनहगार है तो जाइए और उसका काम तमाम कीजिए। आप उसका काम भी तमाम नहीं करते हैं और बात भी नहीं करते हैं और कश्मीर के लोगों को भुगतने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसके संदर्भ में कोई ना कोई बात तो कही जाएगी। ये डार साहब की अपनी नेता की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से दलील है। बहरहाल मैं गुलाम नबी मोगा साहब के पास जाता हूं और उनसे आने वाले समय की उम्मीद को लेकर बात करता हूं। मोगा साहब, आपको लगता है कि 2023 जम्मू कश्मीर में अपनी विधानसभा, अपना राज्य का दर्जा के साथ दिखाई देगा या हमें एक लंबा इंतजार करना होगा? मैं चाहता हूं, पब्लिक चाहती है, जी जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं जी कि यहाँ जल्दी से जल्द स्टेट का दर्जा दिया जाए और इलेक्शन कराए जाए। जी लेकिन अभी आपने 2 क्वेश्चन किए थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन को। जी एक आपने कहा स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दे रहे, वो कहते हैं हालात सामान्य नहीं है। जी इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हो, इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा है। जी इलेक्शन तरीका ये है, इलेक्शन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बात करेंगे कि हालात कैसे हैं, जी उनसे डिस्कस करने के बाद वो इसका ऐलान कर सकते हैं। तो इनमें कंट्राडिक्शन बोलने में खुद ही है। जी स्टेट का दर्जा नहीं दे रहे, हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन करने हैं, इलेक्शन कमीशन को करना है। लेकिन इसके पीछे जो तरीक़ेकार होता है, जिस तरीके से, और हम अपने आप को, और हमें फख्र है इस मुल्क पर, जैसे डार साहब ने भी कहा, जी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में। जी फख्र से हम, हमारे लीडर कहते हैं, हम कहते हैं। लेकिन हाल तो ये है, अगर आप लोगों के साथ मोहब्बत है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जी आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, मैं बीजेपी को एड्रेस करना चाहता हूं, तो यहाँ के लोगों को हक दीजिए अपना, वो अपना नुमाइंदा चुने। और जो इस वक्त हालात हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लोग नालान, आप, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हम लोगों को अपना हक नहीं दिया जाता जम्मू कश्मीर में। असल में बात यह है कि बीजेपी दोनों जगह, दोनों प्रोविंसों में बुरी तरह हार रही है। इनके पास जो रिपोर्ट आए हैं वो यही है कि ये जीतने वाले नहीं है। इसी वजह से इनने डिलिमिटेशन कमीशन में भी परेशानी कर दी। आप देख लीजिए असेंबली सेगमेंट्स में क्या किया, जी देख लीजिए, आपको पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया पार्लियामेंट में। और मैं हजारों इंस्टेंसेस दे रहा हूं, जितने हमारे 87 अब 90 तक पहुंच गए हम। वो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप देख लीजिए कितना उसमें फर्क आया है। वो करने के बाद भी नहीं,
अच्छा, तो मोगा साहब आप तो मुद्दे की बात पर आइए। रजनी सेठी जी मानने के लिए तैयार नहीं कि हालात सामान्य है, ऐसा आप भी बोल रहे हैं। आपका अपना क्या मानना है? क्या 2019 से 2022 समाप्त होते तक राज्य के हालात सामान्य हो गए, राज्य के हालात बेहतर हो गए, इतने बेहतर हो गए कि चुनाव होने चाहिए, या इस पर आपका ऐतराज है? चाहिए लोगों को अपना हक मिलना चाहिए, अपना फायदा मिलना चाहिए, तब जाके यहाँ डेमोक्रेसी उभर रही है। और चलिए कोई भी पार्टी आ जाए, लेकिन आम मुश्किलात जो लोगों के हैं वो तो किसी हद तक हल तो हो सकते हैं। अरे मोगा साहब, मेरी एक सवाल को तो सुनिए। मैंने सवाल आपसे ये किया कि आज 2019 से 2022 तक में राज्य के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं, और ऐसे बेहतर हो गए हैं कि अब चुनाव तुरंत होने चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी मोगा जी का क्या कहना है? किसके मुतालिक? 2019 से 2022 में हालात बेहतर हो गए हैं। केंद्र सरकार ने जो काम किया है, यहाँ के गवर्नर ने जो काम किया है, उससे अब हालात इतने अच्छे हो गए कि आराम से चुनाव कराए जा सकते हैं, या अड़चन है? इसको लेकर सीधी बात कहिए। जब आप पंचायत इलेक्शन कर सकते हैं जी, सरपंच इलेक्शन कर सकते हैं, बीडीसी इलेक्शन कर सकते हैं, डीडीसी इलेक्शन कर सकते हैं, तो चुनाव में क्या, उसमें और इसमें क्या फर्क है? तो मोहम्मद साहब का कहना है कि इतने सारे चुनाव तो आपने सफलतापूर्वक करके दिखा दिए, तो फिर ये चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? तो मैं वापस प्रेम कुमार जी के पास लौटता हूं, और प्रेम कुमार जी आपसे समझना ही चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी फैसला लेती है एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लेती है। क्या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अब निर्णायक फैसला लेने की घड़ी आ गई है? भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बड़ी दमखम के साथ में ये बताया कि आखिरकार उसने लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का परिणाम ला दिया है। धारा 370 के संदर्भ में वो नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वो बताती थी कि धारा 370 के खिलाफ हमने अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खोया है। उनके सपने को जो 1951 में देखा गया था, 2019 में पूरा किया है। अब उस सपने की वास्तविकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या भाजपा के द्वारा जवाब देने का वक्त आ गया है? क्या उम्मीद करें कि 2023 खाली नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और अपनी विधानसभा मिल ही जाएगी? क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? जी हिमांशु जी, 2024 से पहले जो एक साल बचे हुए हैं उसमें जम्मू कश्मीर को लेके वो 10वां स्टेट हो जाएगा अगर वो चुनाव में शामिल होता है। तो ये वहां चुनाव होना भारतीय जनता पार्टी की सियासत के लिए उपलब्धि होगी, निश्चित रूप से उपलब्धि होगी जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको दोहरी जीत में बदलना चाहती है कि चुनाव इस परिस्थिति में हो कि उसका भी स्टेट मजबूती से वहां होने वाली सरकार में रहे, ऐसा लगे कि उसके निर्णय से जो राजनीतिक निर्णय था वो उसको फायदा कर गया, बीजेपी को राजनीतिक रूप से फायदा कर गया। ऐसा नहीं होता है तब भी जीत है, लेकिन बीजेपी आपसे जानना होगा, बीजेपी इसमें केवल राजनीतिक फायदा देखना चाहती है या दुनिया को ये जताना भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम भाजपा की इस राष्ट्रवादी सोच के साथ है? ये बात समय समय पर आती रही है। डार साहब भी अभी सवाल कर रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछा गया क्या धारा 370 की समाप्ति के संदर्भ में? ये बात जम्मू कश्मीर के तमाम विपक्षी नेता उठाते हैं। चुनाव हुआ और चुनाव में अगर भाजपा के प्रति जनादेश आता है तो यह अपने आप में 2019 के संदर्भ में जनता का समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाएगा? क्या भाजपा इसीलिए एक सीमा से ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं है? जी सवाल मुझसे ही है ना? जी प्रेम कुमार जी। जी मैं थोड़ा ही सा हिस्सा सुन पाया आपके प्रश्न का जी, क्योंकि आवाज डिस्टर्ब आ रही थी, लेकिन जो समझ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव करा पाती है तो ये उसकी सफलता है, और वो इसमें अगर वो राजनीतिक रूप से कुछ सफल भी हो जाए, कुछ सरकार बनने वाली सरकार में हिस्सेदारी उसकी हो जाए, तो ये उसकी दोहरी सफलता होगी। तो लेकिन ये काम करने के लिए जो वातावरण निर्मित करने चाहिए, पॉलिटिकल एलाइज ढूंढने चाहिए, वो एलाइज अभी मिल नहीं पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, ये भी एक फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि एक चुनाव से पहले की जो तैयारी होती है वो तैयारी अभी चल रही है, क्योंकि आप अभी सही कहा कांग्रेस के नेता ने कि वहां जब दूसरे किस्म के चुनाव हो गए स्थानीय स्तर के तो विधानसभा के भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका मतलब ही है कि राजनीतिक समीकरण जो उनके अनुकूल बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है। अच्छा प्रेम कुमार जी, एक सवाल और करना चाहता हूं आपसे।
बहुत विनम्रता के साथ। भाजपा के संदर्भ में तो हमने बात कर ली, पर वहां के जो अन्य विपक्षी दल हैं, क्या वो चुनाव कराने के लायक हालात बनाने में मदद कर रहे हैं? जिस प्रकार का बयान महबूबा मुफ्ती देती हैं, जिस प्रकार का प्रदर्शन या बातें करती हैं, फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला जिस लहजे के साथ में रहते हैं, क्या वह भी इन चुनावों को टालने के संदर्भ में कारण बनते हैं? इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? क्या इन पार्टियों का तौर तरीका ऐसा है जिससे एक दबाव बन सके कि हाँ चुनाव हो, राज्य का दर्जा मिले? देखिए हिमांशु जी, मुझे जो लगता है कि स्थानीय पार्टियां जो बात बोलती हैं, कई बार लगता है कि वो कट्टरपंथी वाली बात बोलती है, कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है, लेकिन उनके लिए विवशता होती कि स्थानीय जनता की जो भावना है वो उसको रिप्रेजेंट करे जी। तो इस हिसाब, क्योंकि राजनीति उसी हिसाब से होती। अब इस भावना के साथ में हो सकता है कि जो शांति बनाने का माहौल होता है उसको हम अनुकूल न समझे या भारतीय जनता पार्टी अनुकूल न समझे, लेकिन राजनीति होने के लिए राजनीतिक दलों का वहां की जनता की भावनाओं को प्रकट करना और इसके बीच से एक सहमति बनानी है। देखिए आपस की बातचीत से, राजनीतिक दलों के बीच बारंबार वार्ता से, बातचीत से इस माहौल को एक दूसरे के अनुकूल बनाया जाता है। ऐसी कोशिश नहीं हो रही है। एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, कभी इस बहाने कभी उस बहाने इंटरेक्शंस होने चाहिए। इन्हीं नेताओं को जबरन बिना कारण के जेलों में बंद किया गया था। खटास तो होगी, वो कैसे भुला पाएंगे? तो उस खटास को दूर तो करना पड़ेगा। कौन करेगा? ये तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे बड़ी है, केंद्र में सरकार में है, वो वहां सरकार बदलना, राज्य में माहौल बनाना चाहती है, तो जिम्मेदारी तो बीजेपी की होनी चाहिए। जिम्मेदारी तो बीजेपी की होनी चाहिए। मैं आखिरी बातचीत के लिए वापस रजनी जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना ये चाहता हूं, चुनाव के संदर्भ में इंतजार किस बात का है? आप भी कह रही हम तो तैयार हैं, तो इंतजार किस बात का है? विपक्ष बिल्कुल लाचार हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, किसी लायक ही न रहे, इसका इंतजार कर रहे हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो डेमोक्रेसी किस काम की जहां विपक्ष लाचार हो जाए या पैरालिसिस हो जाए? हम चाहते हैं कि विपक्ष भी स्ट्रांग रहे और देश भी तभी आगे बढ़ पाता है या कोई प्रदेश भी आगे बढ़ पाता है जहां विपक्ष भी अच्छा काम कर रहा हो। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान पर हमला कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, पीडीपी का क्या योगदान रहा 2014 से अभी तक? कहीं पे भी उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम की सराहना नहीं की। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने की कगार पर है। वो हमेशा कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उसको मोदी जी को टारगेट किया जाए। कैसी बातें कर रहे रजनी जी? 2014 से आप ऐसे आरोप लगा रही हैं, 3 साल इनके साथ में आपने बढ़िया सरकार चलाई, जो मोदी जी पे कटाक्ष करते थे उनके साथ आप सरकार चलाती थी। ये कैसी बातें कह रही है? हम तो समझ ही नहीं पा रहे। मोदी जी पे कोई कटाक्ष करे और उसके साथ आप सरकार में नहीं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने सरकार में रिजाइन क्यों किया भाई साहब? जी, क्योंकि इनकी नीतियों के कारण हमने इनकी सरकार से हम निकल गए, क्योंकि इन्होंने ऐसी बयानबाजी की, कहीं ना कहीं इन्होंने मिलिटेंट्स का सपोर्ट किया, ये मिलिटेंट्स की फेवर में बात करते थे, तो तभी हमें इनके से दूर होना पड़ा। अच्छा, और इनके साथ आप क्यों आए थे? थोड़ा रजनी जी आज ये भी बताई दीजिए। ऐसा क्या इन्होंने बाद में कर दिया जो पहले आपको लगता था कि ये नहीं करते, बाद में आपको पता चला अरे ये तो ऐसा भी करते हैं? थोड़ा ये भी बताई दीजिए आज। जी, हमारे 25 विधायक चुनकर आए थे और इनके भी काफी सारे विधायक चुनकर आए थे। जम्मू का जो था रुझान भाजपा की तरफ था और कश्मीर के नेता चुनकर ये लोग आए थे। हम जम्मू के लोगों की अपेक्षा पूरी करना चाहते थे कि जो उन्होंने हमसे एक अपेक्षा रखी थी कि भाजपा के साथ हमारी ये चीजें पूरी होंगी, तो उन चीजों को पूरा करने के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके तहत हम लोगों ने सरकार बनाई। जब उसके तहत हम लोगों ने देखा कि लगातार कभी पत्थरबाजों को छोड़ने की बात की जाती थी, कभी मिलिटेंट्स के घर जाकर ये उनको सांत्वना देती थी पूर्व मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं हमारी सरकार थी उसके ऊपर कटाक्ष करती थी, तो हमारी केंद्र सरकार ने सोचा कि हम जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हम जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी मंशा तो सारी ऐसी ही थी कि जम्मू कश्मीर को किस तरीके से सरेंडर करवाया जाए पाकिस्तान के लिए। तो ये मंशा काफी गंभीर किस्म की टिप्पणी आपने कर दी है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदार बनती है कि मैं इसकी प्रतिक्रिया में डार साहब को मौका दूं। जी डार साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को पाकिस्तान प्रेम है, इसलिए बार बार ये पाकिस्तान का नाम बीच में लाती हैं। ये हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं और रहेंगे। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, था और रहेगा।
ये जो बार बार अपनी बातें तोड़ मरोड़ के लोगों के मुंह में डालती हैं, गलत है। हमने प्रधानमंत्री की हमेशा सराहना की जब उन्होंने सही बात और अच्छी बात, लोगों को छूने, दिल को छूने वाली बात की। जब प्रधानमंत्री जी ने गोरक्षकों द्वारा लोगों को लिंच किया जा रहा था और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इन लोगों को मत मारो जो मार रहे हो, मुझे मारो, मारना है, हमने उस बात की सराहना की। ये जानबूझ के प्रधानमंत्री जी को प्रेशर करके इन लोगों ने, प्रधानमंत्री जी को जो बातें कहना चाहते थे, लोगों को एक यूनिटी में रखना चाहते थे, ये प्रेशर डाल के इन्हीं लोगों, ऐसे ही लोगों के द्वारा इनको प्रेशर डाल के उनको डिरेल किया गया। हम जो अच्छी बात अगर प्रधानमंत्री करेंगे, हम क्यों नहीं उनको अप्रिशिएट तो डॉक्टर करेंगे? साहब का लगातार कहना है कि भारत के संदर्भ में हमारी कोई दो राय नहीं है, हम भारत के हैं, भारत के लिए हैं, भारत के साथ रहने के लिए प्रयत्नशील। जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? नीतियां, जी, विभाजनकारी नीतियां जो है इनकी, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, जिस तरह से ये बातें करते हैं, इनकी कथनी तो और डॉक्टर करनी साहब का में कहना है कि विभाजनकारी हमें बताया जाता है, पर दरअसल विभाजनकारी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी पीडीपी या एनसीपी या आईएनसी नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर, जिसको हम मुकुटमणि कहते हैं, उसके संदर्भ में कब तक इंतजार रहेगा, वह इस देश का गौरव है। लोकतंत्र के संदर्भ में हम ये दुनिया के बीच में दुहाई देते नहीं थकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हम लोकतंत्र हैं, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका मुकुटमणि ही लोकतंत्र से वंचित रहे, ये अपने आप में गंभीर सवाल पैदा करता है। सरकार अर्थात केंद्र सरकार का यह दावा है कि धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के साथ जम्मू कश्मीर की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। अगर वो खत्म हो गया है तो लोकतंत्र के तौर पर उसका राज्य का दर्जा और वहां की विधानसभा अस्तित्व में आना चाहिए। 2022 ना सही, पर 2023 अधूरा नहीं जाना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जो कुछ हमने कहा है उसके संदर्भ में बहुत ही कमाल की पंक्तियां कभी रामधारी सिंह दिनकर ने कही थी। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है समर शेष है। आजादी के तकरीबन 5-7 साल बाद उन्होंने ये पंक्तियां लिखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उनके बड़े घनिष्ठ संबंध बताए जाते थे, पर इसके बावजूद भी उनकी कलम साहस के साथ ही चलती थी। उस कलम की स्याही से जो कुछ उस समय लिखा गया वो आज के समय भी प्रासंगिक है। 2019 में फैसला लिया गया, 2022 समाप्त हो रहा है, 2023 को लेकर इन पंक्तियों को हम आपके बीच में साझा करते हैं। ये पंक्तियां कहती हैं कि समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मृग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, धारा के पग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कमाल की पंक्तियां की थी। देश की हुकूमत को संदेश है, अब समय आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता के संदर्भ में उनके हाथ में उनका फैसला करने के संदर्भ में अधिकार उपलब्ध कराया जाए। उम्मीद है देश की वर्तमान सरकार ऐसे साहसिक फैसलों को लगातार निरंतरता के साथ लेती रहेगी, और इसके तहत जम्मू कश्मीर में आम चुनाव होते हुए हम नए साल में जरूर देखेंगे। इस कामना के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, अविनाश, अ रिलेशन फॉर लाइफ। स्ट्रेंथ से मैं कर पाता हूँ सॉलिड एक्शन और फ्लेक्सिबिलिटी से सुपर डांस। ऐसा ही एक और मल्टी टैलेंटेड हीरो है जीके टीएमटी बॉस, सपनों को जी के देखो। आ रहा है नया साल, नए साल पर बदल रहा है आईएनएच का स्वरूप। बदलाव नया, तेवर वही। इस बदलाव के साथ हम हैं आपके साथ। बस कुछ दिन और देखते रहिए